नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 25 दिसंबर को बांग्लादेश से दो खबरें आई। पहली खबर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक रहमान की 17 साल बाद वतन वापसी की, और दूसरी खबर भारत के पड़ोसी मुल्क में एक और हिंदू अमृत मंडल को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारे जाने की। दीपू दास के बाद यह ऐसी दूसरी हत्या है। ये दोनों खबरें भारत के लिहाज से बेहद अहम हैं, क्योंकि तारिक रहमान को एक तरह से बांग्लादेश के नए शासक के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमृत मंडल की मौत बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं की खराब होते हालात को दिखा रही है। हालांकि तारिक रहमान ने वतन वापसी के बाद अपनी स्पीच में कहा कि बांग्लादेश मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और क्रिश्चियन जैसे अल्पसंख्यकों का भी है, लेकिन उनके बयान उनकी पार्टी बीएनपी के अब तक के रिकॉर्ड से मैच नहीं खाता, क्योंकि उनका इतिहास यानी पार्टी का इतिहास भारत और हिंदू विरोधी होने का रहा है। तो सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान की वतन वापसी भारत के लिए खतरे की घंटी है, या फिर वो बेहद बिगड़ चुके भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को सुधारने के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। इस वीडियो में हम इसी पहलू पर बातचीत करेंगे। पिछले साल 2024 में जब छात्र आंदोलन में शेख हसीना की सरकार उखड़ गई और वो भारत में शरण लेने को मजबूर हो गई, तब अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के हाथों में आई, जो अब तक उनके हाथों में है। लेकिन बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है, कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं, हिंसा हो रही है, और फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव की तैयारी भी जोरों पर है। ऐसे वक्त में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के वर्किंग चेयरमैन तारिक रहमान की 17 साल बाद वापसी हुई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 25 दिसंबर को लंदन से ढाका लौटे तारिक ने देश की मिट्टी को छुआ, समर्थकों का अभिवादन किया और एक भावुक भाषण भी दिया। यह घटना न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा दे सकती है, बल्कि भारत के साथ रिश्तों पर भी असर डाल सकती है। सबसे पहले बात बांग्लादेश के ताजा हालात की करते हैं। 2024 के आंदोलन के बाद से शेख हसीना की अवामी लीग पर, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है। यूनुस सरकार ने जमात इस्लामी जैसे कट्टर संगठनों पर से बैन हटा लिया है, जो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। इससे देश में भारत विरोधी भावनाएं भड़की हुई हैं और पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ी है। हाल में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, जैसे विपक्ष के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले भी हुए हैं। एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाने की घटना हुई। इसके बीच चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ओपिनियन पोल बताते हैं कि बीएनपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन सकती है। जमात इस्लामी भी मजबूत हो रही है, लेकिन बीएनपी ने उसके साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। पहले बीएनपी जमात इस्लामी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा करती थी, जब अवामी लीग भी चुनाव लड़ती थी। अब अवामी लीग पर पाबंदी है। ऐसे माहौल में तारिक रहमान की वापसी बीएनपी के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगी, क्योंकि उनकी मां और पूर्व पीएम खालिदा जिया बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लिहाजा वो सहानुभूति की लहर पर भी सवार हैं। तारिक रहमान लेकिन हैं कौन, क्या उनकी पहचान और कितनी उनके पास पावर है, अब ये समझते हैं। वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। 1965 में जन्मे तारिक ढाका यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाई कर चुके हैं और 23 साल की उम्र में भी वो पॉलिटिक्स में कदम रख चुके हैं। साल 2000 के दशक में वो बीएनपी के मेन फेस बने, लेकिन 2007 में गिरफ्तारी हुई और कथित यातनाओं के बाद 2008 से लंदन में निर्वासन में रह रहे। ये सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल था, उन्हें भेजा नहीं गया था, लेकिन वो लंदन इलाज के लिए गए पर वापस नहीं लौटे। वहीं से वो पार्टी की लीडरशिप संभाल रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस के जरिए। शेख हसीना के शासन में उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 के ग्रेनेड हमले जैसे 84 मामले दर्ज हुए, लेकिन पिछले साल अदालतों ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। उन्हें डार्क प्रिंस भी कहा जाता है, क्योंकि बीएनपी की साल 2001 से 2006 तक की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन पर। अब 60 के आसपास की उम्र में उनकी वापसी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी है। वापसी के बाद तारिक ने अपना पहला भाषण दिया, जो काफी प्रेरणादायक था। उन्होंने 2024 के आंदोलनों की 1971 के मुक्ति संग्राम से तुलना की। अमेरिकी लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा एक प्लान है। जैसे मार्टिन लूथर किंग का एक फेमस नारा था, आई हैव अ ड्रीम, वैसे ही इन्होंने तारिक रहमान ने कहा, आई हैव अ प्लान। उन्होंने देश को फिर से बनाने की बात की, जिसमें पहाड़ी इलाकों, मैदानी क्षेत्रों, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई सब शामिल हों। उन्होंने कहा कि सभी को सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे। बोलने की आज़ादी और डेमोक्रेसी वापस लाने का वादा किया गया। उन्होंने 1971 और 2024 के शहीदों को के खून का कर्ज चुकाने की बात की और आर्थिक अधिकारों के लिए
उस्मान हादी के विजन का भी हवाला दिया, जिनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़की है। उनका कहना था कि यह प्लान तभी कामयाब होगा जब हर नागरिक इसका हिस्सा बनेगा। उनके भाषण से लगा कि तारिक युवाओं और उदारवादी सोच वाले लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश की अराजकता से तंग आ चुके हैं। तारिक की वापसी और उनकी स्पीच अहम है, बांग्लादेश के लिए अहम है, क्योंकि बीएनपी और अवामी लीग यही दो पार्टी हैं जिनके इर्द गिर्द आपस में बांग्लादेश की राजनीति घूमती रही है। अवामी लीग के बैन हो जाने के बाद बीएनपी सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी बन गई है। खालिदा जिया इसकी जो चेयरमैन थी, उनकी सेहत नाजुक है, इसीलिए तारिक उनके बेटे पार्टी का मेन फेस बन गए हैं। उनकी पार्टी से वापसी से पार्टी एकजुट हुई और चुनावों में बहुमत मिलने की संभावना बढ़ी है। तारिक पीएम बन सकते हैं। वो खुद को बांग्लादेश फर्स्ट नीति वाला नेता बता रहे हैं, मतलब भारत या पाकिस्तान से ज्यादा करीबी नहीं, बल्कि अपने देश के हित पहले। यह नीति यूनुस सरकार की पाकिस्तान के झुकाव वाली विदेश नीति की आलोचना भी करती है। तारिक ने यूनुस से लंदन में मुलाकात की थी, लेकिन अब उनकी नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी वापसी बांग्लादेश को स्थिरता दे सकती है, लेकिन कट्टरवादी ताकतों से चुनौती भी मिलेगी। और अब सबसे बड़ी बात, अब बात भारत के साथ तारिक की पार्टी बीएनपी के रिश्तों की। इतिहास में अगर इन टटोले हैं तो इन रिश्तों को देखें तो ये तनावपूर्ण रहे हैं। बीएनपी जब 2001 से 2006 के बीच सत्ता में आई थी, तब खालिदा जिया पीएम थी। उस वक्त भारत ने आरोप लगाया था कि बीएनपी भारत विरोधी नीतियां चला रही है। 2004 में चट्टग्राम बंदरगाह पर 10 ट्रक हथियार पकड़े गए, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी समूहों जैसे उल्फा और बाकी के लिए थे। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तारिक को इसके पीछे का मास्टरमाइंड भी बताया था। बीएनपी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन किया, जो भारत विरोधी हिंसा में शामिल है। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद भी बढ़ा, क्योंकि बांग्लादेश की जमीन से उग्रवादियों को शरण मिली। व्यापार और सीमा सुरक्षा पर भी झगड़े हुए। शेख हसीना की सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखती थी, लेकिन बीएनपी ने भारत को चुनावों में दखल देने का आरोप भी भारत पर लगाया। बीएनपी भारत के खिलाफ कैसे हुई, यह भी अपने आप में एक सवाल है। अगर शेख हसीना की पार्टी आपके साथ है तो दूसरी पार्टी आपके खिलाफ है। 2001 में जब चुनाव हुआ और बीएनपी दूसरी बार सत्ता में आई, लेकिन जल्दी वो राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर भारत विरोधी रुख अपनाने लगे। बीएनपी ने पाकिस्तान और चीन से करीबी बढ़ाई, जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाती थी। ये नीति 2024 में शेख हसीना की जीत के बाद बीएनपी ने इंडिया आउट मुहिम शुरू की, जो मालदीव की तरह थी, जिसमें भारतीय सामान का बहिष्कार किया गया। याद है, मोइजू के पीएम बनने से पहले इंडिया आउट एक कैंपेन शुरू हुआ था मालदीव में, जिसके बाद चुनाव मोइजू ने जीता था। वैसे ही कैंपेन बांग्लादेश में शुरू की गई, उससे इंस्पायर होकर, जहां भारतीय सामान का बहिष्कार किया गया। सोशल मीडिया पर इंडिया आउट का हैशटैग चलाया गया। तारिक को इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। उनका मकसद था हसीना सरकार को कमजोर करना और जमात इस्लामी जैसे कट्टरवादी समूहों को खुश करना। क्या फिर वही होगा? क्या तारिक भारत के साथ दोस्ती वाली नीति को अपनाएंगे या पुरानी नीति पर चलेंगे? पिछले साल इंडिया आउट की मुहिम चलाने वाले तारिक अब बदले हुए लगते हैं। वो खालिदा जिया की गलतियों से सीख रहे हैं, जैसे भारत विरोधी रुख से सत्ता नहीं टिकती। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया की सेहत पर चिंता जताई थी और मदद की पेशकश भी की थी, जिस पर बीएनपी ने शुक्रिया कहा था। ये दुर्लभ गर्मजोशी है। तारिक ने कहा था कि न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश पहले, मतलब संतुलित विदेश नीति। भारत यूनुस सरकार के पाकिस्तान के प्रति झुकाव को देखकर चिंतित है और बीएनपी को बेहतर विकल्प मानता है। अगर बीएनपी सत्ता में आई तो क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर कोऑपरेशन बढ़ सकता है। लेकिन हसीना की भारत में मौजूदगी, भारत में उनकी शरण एक बाधा भी हो सकती है। जानकार कहते हैं कि तारिक की उदार छवि से रिश्ते सुधर भी सकते हैं, लेकिन पुराने आरोपों की वजह से सतर्कता भी बरतनी होगी। कुल मिलाकर तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश को एक नई दिशा दे सकती है। चुनाव में अगर बीएनपी जीती तो तारिक पीएम बनकर देश को एकजुट भी रख सकते हैं और भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि कट्टरवादी ताकतों से बेहतर एक लोकतांत्रिक सरकार हमेशा होती है। लेकिन इतिहास की गलतियां दोहराने से बचना होगा। बांग्लादेश की $400 बिलियन की इकोनॉमी भारत पर निर्भर है और दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी अभी जारी है, आने वाले महीने निर्णायक होंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में चाहिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।